हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। मैं आपका अपना अमृत राजलवाल हाजिर हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल राजलवाल एकेडमी पर। दोस्तों, हमारे इस चैनल के माध्यम से हम एग्रीकल्चरल एजुकेशन से जुड़े हुए वीडियोज के साथ जब भी हमें कहीं बाहर जाने का मौका मिलता है तो हमारे देश की कल्चर, हमारे देश की हिस्ट्री, हमारे देश के हिस्टोरिकल प्लेसेस से जुड़े हुए, इनक्रेडिबल इंडिया से जुड़े हुए वीडियोस आप तक लेकर आते हैं। फ्रेंड्स, सॉइल में पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स द्वारा रिलीज होने वाले एंजाइम्स के असेसमेंट के लिए हमने सॉइल बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज सीरीज शुरू की है। इस सीरीज के फर्स्ट 2 वीडियोज में हमने बात की असेसमेंट ऑफ डिहाइड्रोजनेज एक्टिविटी इन सॉइल और सेकेंड वीडियो में हमने बात की असेसमेंट ऑफ एसिड एंड एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम इन द सॉइल। इन दोनों वीडियोस के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां जाकर के ये वीडियोस देख सकते हैं। फ्रेंड्स, किसी भी सॉइल के अंदर यदि आपको टोटल माइक्रोबियल एक्टिविटीज के बारे में पता करना है या आपको ये जानना है कि ये सॉइल माइक्रोबियली कितनी एक्टिव है, तो इसके लिए आप फ्लोरोसिन डाइएसिटेट यानी कि FDA एनालिसिस कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे सॉइल में फ्लोरोसिन डाइएसिटेट एनालिसिस यानी कि FDA एनालिसिस के बारे में। तो दोस्तों, चलते हैं लैब की तरफ। लैब में जाने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस करें ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं लैब में। सबसे पहले हम बात करेंगे FDA एनालिसिस का क्या प्रिंसिपल होता है, उसके बाद बताएंगे आपको किन किन रिएजेंट्स की जरूरत पड़ती है, उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप FDA एनालिसिस का क्या प्रोसीजर होता है और सबसे लास्ट में हम बात करेंगे कि सैंपल्स के अंदर आपने FDA जो एनालिसिस किया उसका किस प्रकार से आप कैलकुलेशन। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे FDA यानी कि फ्लोरोसिन डाइएसिटेट एनालिसिस के प्रिंसिपल के बारे में। तो यदि हम प्रिंसिपल की बात करें तो FDA इज एन एक्यूरेट एंड सिंपल मेजरमेंट ऑफ द टोटल माइक्रोबियल एक्टिविटी इन एनी सॉइल। यानी कि कोई भी सॉइल है, यदि उसमें आपको माइक्रोबियल एक्टिविटी जो है उसके बारे में पता करता है कि कितनी माइक्रोबियल एक्टिविटी है, तो यू कैन एनालिसिस द FDA. Also, the FDA include the free and membrane-bound digestive enzymes like lipase, protease, and esterases, etc., etc. ये जो मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम्स होते हैं और जो फ्री एंजाइम्स होते हैं सॉइल में, वो FDA के थ्रू आप देखे जा सकते हैं। उसके अलावा FDA shows the level of microbial activity in any soil. इसके अलावा several attempts have been made for FDA analysis. Among them, the method developed by the Schnurrer and the Roswell in 1982 is the most acceptable method among all the methods developed, and this method has been revised. This method has been modified by Adam and Duncan in 2001, and today we will discuss about the method developed by the Adam and Duncan, and this method is rapid estimation of the FDA. Friends, यदि प्रिंसिपल की अब हम मोटी बात करें तो सबसे पहली बात है कि FDA is an accurate and simple measurement of the total microbial activity in soil. उसके अलावा FDA include the free and the membrane bound digestive enzymes such as the lipase, protease, and the esterase enzymes present into the soil. And then FDA shows the level of microbial activity in any soil. कि किसी भी soil के अंदर कितनी microbial activity है, that you can measure by analysis of FDA. And for analysis of FDA, several attempts have been made for FDA analysis. Among them, the method developed by the Schnurrer and Roswell in 1982 is the most acceptable method, and this method has further modified in 2001 by Adam and Duncan, and this is the rapid estimation of the fluorescein diacetate. During the estimation, the fluorescein diacetate converts to the fluorescein by the hydrolysis reaction, and this hydrolysis reaction is followed by the dehydration reaction. तो दोस्तों, ये था fluorescein diacetate analysis का प्रिंसिपल। अब हम बात करेंगे FDA एनालिसिस के लिए जो एडम एंड डंकन मेथड है, इसके लिए आपको किन-किन रिएजेंट्स की जरूरत पड़ती है। यदि रिएजेंट्स की हम बात करें तो रिएजेंट्स में सबसे पहला रिएजेंट हमें चाहिए होता है 60 मिलीमोलर ऑफ पोटेशियम फॉस्फेट बफर सॉल्यूशन एट pH 7.6। इसके लिए आप क्या करेंगे, वे डाई पोटेशियम हाइड्रोजन फॉस्फेट एंड पोटेशियम हाइड्रोजन फॉस्फेट 8.7 grams of dipotassium hydrogen phosphate and 1.3 grams of potassium hydrogen phosphate in 1000 ml of volumetric flask and add 800 ml of distilled water. पहले ये दोनों केमिकल्स जो रिएजेंट्स आप वे करेंगे and then 800 ml of distilled water ऐड करेंगे and then adjust the pH at 7.6.
and then store this solution at 4 degree Celsius temperature in the refrigerator. When you are using this sample, जब भी आप इसको यूज करने लगेंगे उससे पहले एक बार इसकी pH जरूर मेजर करेंगे. The second reagent which is required is 2:1 रेशियो में क्लोरोफॉर्म एंड मेथनॉल. इसके लिए आप क्या करेंगे, 666 मिलीलीटर ऑफ क्लोरोफॉर्म लेंगे 1000 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर, एंड देन मेकअप द वॉल्यूम विद द मेथनॉल. यानी कि 2 रेशियो में आपको क्लोरोफॉर्म लेना है एंड 1 रेशियो में आपको मेथनॉल लेना है. द थर्ड रिएजेंट विच इज रिक्वायर्ड इज 1000 माइक्रोग्राम FDA स्टॉक सॉल्यूशन. और इसके लिए आप क्या करेंगे, 0.1 ग्राम FDA जो है वो 80 ml एसीटोन में मिक्स करेंगे और उसके बाद में इसका वॉल्यूम जो है वो 100 ml मेकअप कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ सेम एसीटोन. उसके बाद आपको जो चाहिए होता है रिएजेंट वो है 2000 माइक्रोग्राम FDA स्टॉक सॉल्यूशन. इसके लिए आप क्या करेंगे, 0.2265 ग्राम्स ऑफ FDA, 80 ml ऑफ 60 मिलीमोलर पोटेशियम फॉस्फेट सॉल्यूशन. यानी कि जो आपने ये बफर सॉल्यूशन बनाया था उसमें 0.2265 ग्राम ऑफ FDA वे करेंगे, 80 ml ये डालेंगे और उसके बाद में इसका मेकअप कर लेंगे वॉल्यूम 100 ml विद द सेम सॉल्यूशन. और लास्ट में हमें चाहिए होता है 20 माइक्रोग्राम्स ऑफ FDA वर्किंग सॉल्यूशन. उसके लिए आप क्या करेंगे, 1 ml ऑफ 2000 माइक्रोग्राम FDA का जो आपने स्टॉक बनाया था उससे 1 ml पिपेट आउट करेंगे एंड देन 100 ml के वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में इसको डालेंगे एंड देन मेकअप द वॉल्यूम विद द हेल्प ऑफ योर 60 मिलीमोलर का जो आपने पोटेशियम फॉस्फेट सॉल्यूशन बफर बनाया था उससे इसका वॉल्यूम मेकअप कर लेंगे. तो रिएजेंट्स में हमें 5 रिएजेंट्स चाहिए, जिनमें सबसे पहला है हमारा 60 मिलीमोलर पोटेशियम फॉस्फेट बफर सॉल्यूशन. सेकंड है हमारा 2:1 रेशियो में क्लोरोफॉर्म एंड मेथनॉल. द थर्ड वन इज द 1000 माइक्रोग्राम FDA स्टॉक सॉल्यूशन एंड फोर्थ वन इज योर 2000 माइक्रोग्राम FDA स्टॉक सॉल्यूशन एंड लास्ट एंड फाइनल वन इज द 20 माइक्रोग्राम FDA वर्किंग सॉल्यूशन. तो ये थे इसके रिएजेंट दोस्तों. अब हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसीजर आपको फॉलो करना है FDA एनालिसिस के लिए. तो दोस्तों प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले 2 ग्राम फ्रेश सॉइल है उसको वे करेंगे एक 50 ml के कॉनिकल फ्लास्क के अंदर. आफ्टर द एडिंग द सॉइल, 2 ग्राम सॉइल इन ए 50 ml कॉनिकल फ्लास्क, उसके अंदर आप ऐड 15 ml of potassium phosphate buffer solution at pH 7.6. Then after adding the PPS solution, add 0.1 ml of 1000 microgram FDA stock solution. आपने जो FDA stock solution बनाया था 1000 microgram का वो ऐड करेंगे and also run a blank sample without soil. Then after adding this 0.1 ml of your 1000 microgram FDA stock solution, shake the samples with the help of your hand and then incubate the samples at 30 degree Celsius temperature for 20 minutes. यहाँ temperature will be 30 degree Celsius and time will be 20 minutes. After the incubation, add 15 ml of 2:1 chloroform methanol solution. Just after the incubation, add this 2:1 chloroform methanol solution, 15 ml of the solution. Then shake vigorously the samples with the help of your hand and then transfer the samples into a 50 ml of centrifuge tube. And then after transferring into the centrifuge tube, centrifuge the samples at 2000 RPM for 3 minutes. Centrifuge them for 3 minutes and then filter the samples. After centrifugation, filter the samples with the help of Wattmann number 2 filter paper and then measure the color intensity at 490 nanometer. तो दोस्तों ये था प्रोसीजर जिसमें सबसे पहले आपने सॉइल सैंपल लिया, 2 ग्राम्स ऑफ सॉइल सैंपल लिया इन 50 ml कॉनिकल फ्लास्क. देन उसमें आपने 15 ml पोटेशियम फॉस्फेट बफर जो सॉल्यूशन रेडी किया था वो डाला. उसके बाद में 0.1 ml ऑफ 1000 माइक्रोग्राम FDA स्टॉक सॉल्यूशन डाला था वो ऐड किया. देन उसके बाद में आपने सैंपल्स को हाथ की सहायता से, आपके हैंड की सहायता से उसको शेक किया. आफ्टर शेकिंग द सैंपल्स, incubate the samples at 30 degree Celsius for 20 minutes and then add 15 ml of 2:1 chloroform methanol का जो आपने solution तैयार किया था and then again shake the samples vigorously and then transfer these samples into a centrifuge tube and centrifuge them at 2000 RPM with the help of your centrifuge machine. And after centrifugation, filter the samples with the help of Wattmann number 2 filter paper and then measure the color intensity at 490 nanometer at spectrophotometer. तो दोस्तों ये था इसका प्रोसीजर. अब हम बात करेंगे किस प्रकार से आप FDA की कैलकुलेशन करेंगे.
कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो आपने 20 माइक्रोग्राम का FDA का वर्किंग सॉल्यूशन बनाया था, उस वर्किंग सॉल्यूशन से 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 ml इस तरह से आप जो है पिपेट आउट करेंगे सॉल्यूशन। देन पिपेट आउट करने के बाद में सेम प्रोसीजर जो आपने सॉइल के लिए फॉलो किया था, वही प्रोसीजर आप अपने जो है स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस के लिए फॉलो करेंगे। आप उसके अंदर आपका पीपीएस सॉल्यूशन डालेंगे, देन आप उसके अंदर 1000 स्टॉक सॉल्यूशन डालेंगे, इंक्यूबेट करेंगे। इंक्यूबेट करने के बाद में फिर उसमें आप क्लोरोफॉर्म मेथनॉल सॉल्यूशन डालेंगे, देन सेंट्रीफ्यूज करेंगे। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद में उसको फिल्टर करेंगे एंड देन कलर इंटेंसिटी मेजर करेंगे। तो उसके बाद में आप क्या करेंगे, यहाँ आ जाएगी आपकी क्वांटिटी आ जाएगी और यहाँ आ जाएगा आपका एब्जॉर्बेंस, जो एब्जॉर्बेंस आपका स्पेक्ट्रम। इससे आप एक ग्राफ प्लॉट करेंगे और इस ग्राफ पर जो भी आपकी इक्वेशन आएगी y बराबर mx प्लस c, जैसा मैंने पहले भी आपको DHA और फॉस्फेटेजेज एंजाइम के बारे में बताया, उससे आप क्या करेंगे, यहाँ पे कंसंट्रेशन निकाल लेंगे। तो फाइनली आपकी यहाँ पे जो है कंसंट्रेशन आ जाएगी। तो दोस्तों ये थी इसकी कैलकुलेशन की, किस प्रकार से आप जो है FDA का कैलकुलेशन करें। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने आपको बताया सॉइल फ्लोरेसेंट डाइएसिटेट एनालिसिस के बारे में, यानी कि FDA एनालिसिस के बारे में। आशा है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। तो चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, जो उपयोगी होगा एग्रीकल्चरल स्टूडेंट्स के लिए, एग्रीकल्चरल रिसर्चर्स के लिए, फार्मर्स के लिए और पॉलिसी मेकर्स के लिए। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।